कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और अजीत द्विवेदी जी हमारे तीसरे मेहमान हैं आज के। सर आपका बहुत स्वागत है। आज 26 जनवरी सर, बहुत बधाई आप सबको, गणतंत्र दिवस। आप सब लोगों को बहुत बधाई हो। और इस पर अब आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो दरअसल सबसे खास बात है आज के 26 जनवरी की, क्योंकि कल एक बहुत बड़े दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की घोषणा की जा सकती है। वो वार्ताएं जो हैं अब बिल्कुल अंतिम चरण में, और माना जा रहा है कि कल भारत और यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 देश आते हैं, दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा। इसको अमल में आने में हो सकता है कुछ वक्त और लग जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज सारी सहमति जो है वो हो चुकी है। भारत ने लेकिन इसमें कृषि और डेयरी, जो हमारी रेड लाइन है, वो सेक्टर्स इंक्लूड नहीं किए। तो हमने अपनी शर्तों पर ये समझौता किया है। अभी तक सारी बातें जो निकल के आई वो यही बता रही हैं। और बड़ी बात, खुद जो EU कमिश्नर हैं उन्होंने कहा, इसको उर्सुला वॉन डर लेयन ने, कि मदर ऑफ ऑल डील्स है, इससे बड़ी डील नहीं हो सकती। 140 करोड़ की आबादी हम हैं और लगभग 45 करोड़ की आबादी यूरोप, ये 27 देश मिलकर के हो जाते हैं। तो दुनिया की लगभग 25% आबादी और 25% इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था का शेयर भारत और यूरोपियन यूनियन का है। तो आप समझ सकते हैं कि खुद में कितनी बड़ी बात है ये। इसका हमें क्या फायदा होगा, उन्हें क्या फायदा होगा, इसकी बात तो करेंगे सर। लेकिन आज मैं देख रहा था कई लोग थैंक यू ट्रंप कह रहे थे कि ये सब ट्रंप साहब की देन है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, मुझे एक्सीडेंटली नजर में आई, मैंने डेट भी चेक करी। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने, दुनिया की बड़ी ख्यात मैगजीन है, और वहां के लोग ज्यादातर भारत के बारे में अच्छी बातें लिखने के आदी नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे हैं सर, 21 जनवरी और 22 जनवरी में। तीनों नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर हैं। और मैं आपको शीर्षक बताऊं अगर उनके, 21 जनवरी का एक आर्टिकल कह रहा है, द रिमार्केबल रिकवरी ऑफ नरेंद्र मोदी डिस्पाइट एन इलेक्टोरल रिवर्स इन 2024, इंडियाज PM सीम्स डोमिनेंट। 24 के नुकसान के बाद भी अभी काफी उनका प्रभाव है। 22 जनवरी को आर्टिकल लिखा जाता है, द ऑड थिंग, ये इस पर मैं चाहूंगा हम बात करें सबसे पहले। द ऑड थिंग अबाउट मोदीज मोजो, कंस्ट्रेंट्स मेक इंडियाज प्राइम मिनिस्टर गवर्न बेटर। जब कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, हालात ठीक नहीं होते हैं, तो ये बेहतर डिलीवर करते हैं, ये दूसरा आर्टिकल कह रहा है। और तीसरा आर्टिकल जनवरी 22 का ही कह रहा है, द असेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ, इट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ लक, a commitment to economic reform and a shove from Donald Trump। और डोनाल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इसको प्रधानमंत्री ने कहा रिफॉर्म एक्सप्रेस, वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है इकोनॉमिस्ट मैगजीन। एंड अ शव फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यवहार हमारे साथ किया, टैरिफ लगा करके, एक बस अंतिम लाइन, एक दूसरे आर्टिकल की का जो क्लोजिंग पैराग्राफ है, मुझे लगता है जो आज का हमारा शीर्षक है ना, क्या डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ना मोदी को ही आया। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन की 4 लाइन कोट कर रहा हूं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। America grows, yet as America grows increasingly protectionist and erratic, जैसे अमेरिका जो है erratic हो रहा है, India's reformist turn deserves praise। भारत के रिफॉर्म्स की प्रशंसा करनी चाहिए। मिस्टर मोदी, बड़ी क्रूशल लाइन है सर, मिस्टर मोदी could have responded to his setback at the ballot box। चुनाव में नुकसान के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था, या और टू मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ इन अ मच लेस कंस्ट्रक्टिव मैनर। वो उनका जवाब जो है लेस कंस्ट्रक्टिव हो सकता था। बट इंडियंस सीम टू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट बिल्डिंग अ विजियर इकोनॉमी इज द बेस्ट वे टू गेन ग्लोबल क्लाउट। सारी बातें कह दी सर उन्होंने 3 लाइन में। नरेंद्र की जवाब ट्रंप को कुछ और तरीके से भी दिया जा सकता था, बोल के भी दिया जा सकता था, इकोनॉमिक फैसलों में भी दिया जा सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि हमें मजबूत होना होगा, तो इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मोदी ने ट्रंप को सही पढ़ लिया? मोदी ने ट्रंप को बिल्कुल सही पढ़ा और ट्रंप ने मोदी को बिल्कुल गलत पढ़ा। देखिए, एक तो इस देश का स्वभाव में, उसके मतलब एक कह सकते हैं आप DNA में है, क्राइसिस में हम और तेजी से और बड़े होकर और निखर कर उभरते हैं। और नरेंद्र मोदी चूंकि लगातार संघर्ष से ही उभरे हैं, तो ये क्वालिटी उनमें और ज़्यादा है। कभी उनको जो है, जिसको कहते हैं सेफ पैसेज, वो नहीं मिला कि आसानी से कुछ मिल गया हो, आसान रास्ता हो। संकटों से और कठिनाइयों के बीच से वो आगे बढ़े हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 25 साल से एक व्यक्ति लगातार सत्ता के शिखर पर है। और
इतना इतना जो है किसी भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन हुआ हो, उसके खिलाफ इतना अभियान चला हो मुझे तो नहीं याद है। मुझे कभी किसी देश के बारे में पढ़ा भी हो इतने लंबे समय तक। छोटे समय के लिए बहुत से नेता मिल जाएंगे जिनके खिलाफ अभियान चले, सफल भी हुए असफल भी हुए, वो सब है। लेकिन आप देखिए कि क्राइसिस के समय लीडरशिप की पहचान होती है, उसका असली टेस्ट जो है। और मेरे हिसाब से क्राइसिस अगर आप देखें मोदी के राज का, पहला तो कोरोना के समय था, जब दुनिया के सारे देशों की हालत खराब हो गई। जिन देशों के जो है डेवलप्ड नेशंस कहलाते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी हेल्थ केयर जो है और हेल्थ फैसिलिटीज़, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उनका कहाँ मुकाबला करेंगी। वहाँ लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, दफनाने वाला कोई नहीं था, कॉफिन बनाने वाले कम पड़ गए थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भारत जैसे देश में न केवल वैक्सीन बनाई, दुनिया के गरीब देशों को मुफ्त में बांटा भी। तो उस समय और आप याद कीजिए, पूरी दुनिया उस समय नोट छापने में लग गई थी। करेंसी छापो, पैसा बांटो, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है वो बाद में देख लेंगे, अभी तो पैसा बांटना जरूरी। अपने देश में तमाम इकोनॉमिस्ट, चिदम्बरम जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे लेके रघुराम राजन, तमाम लोग कि भाई फिस्कल डेफिसिट को भूल जाइए, अभी पैसा छापिए। जब उन्होंने पैकेज का अनाउंसमेंट किया तो उसकी आलोचना हुई कि इसमें क्या है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। मोदी ने तय किया कि फिस्कल डेफिसिट नहीं बिगड़ने देंगे। आज दुनिया भर के देश जिन लोगों ने करेंसी छापी पछता रहे हैं। इन्फ्लेशन देखिए, फिस्कल डेफिसिट देखिए, हालत खराब है। मैं आज ये पढ़ रहा था, अगर वो फिस्कल डेफिसिट वाली जो आप बात कर रहे हैं, एक वक्त कोरोना के समय शायद 9% के करीब पहुंच गया था। हाँ, अब उसको फिर 4-4.5% पे ले आए। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये सर, इंपॉर्टेंट, अगर उसमें आप हमारा जो इंटरेस्ट पोर्शन है देनदारियों का, अगर उसको हटा दें तो एक्चुअल जो हमारे रेवेन्यू में और खर्चे में अंतर है वो 1% से भी कम है। तो ये जो फिस्कल मैनेजमेंट है, या कहें फिस्कल जो पॉलिसी को जिस तरह से उस रास्ते पर डटे रहे, उसका डिविडेंड मिल रहा है। मैं सर इसको एक बार जरा, क्योंकि ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रंप जैसे ये आर्टिकल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एज इंडियाज इकोनॉमी केम अंडर प्रेशर फ्रॉम अब्रॉड, मोदी हैज फोकस्ड मोर ऑन बूस्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी। फिर उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि ट्रंप के प्रेशर का इस्तेमाल मोदी ने रिफॉर्म के लिए किया, कि उनको देश को ये कन्विंस करने में दिक्कत नहीं हुई कि अब रिफॉर्म्स जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, लेबर कोड का रिफॉर्म हुआ, बैंक्रप्सी कोड का रिफॉर्म हुआ है, जो आपने टैक्स में रिफॉर्म किया है, वो सब शायद ना होता अगर हम पर ये दबाव ना डाला गया होता। ये बात सही है? मुझे लगता है उस स्पीड से शायद ना होता। क्योंकि आप देखिए कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म जो है वो तो कोरोना के समय शुरू हो गया था। उस समय कोई टैरिफ, कोई ट्रंप इस तरह का तो कुछ था नहीं। जो लेबर कोड है बंद तो बहुत पहले गया था। ये ठीक है कि इस दबाव में वो लागू हुआ और कोई विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। ट्रेड यूनियंस को भी समझ में आया, कॉर्पोरेट्स को भी समझ में आया कि ये समय है इसको लागू करने का। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो ये लेबर कोड आपको लागू करना। आम दिनों में लेबर कोड रिफॉर्म पर क्या हंगामा होता हमारे देश में? बहुत ज़्यादा होता। जिस तरह का वो 3 कृषि कानूनों पर हुआ, शायद उतना या उससे ज़्यादा होता, क्योंकि लेबर यूनियंस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं किसानों की तुलना में। किसान जो आए थे वो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, लेकिन लेबर यूनियन, अलग अलग पार्टियों की लेबर यूनियंस हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो जब विरोध प्रदर्शन पर, सड़क पर उतरते हैं तो ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए आप देखिए, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक कंटिन्यूटी देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो, ये नारा लगातार रहा और इसकी स्पीड समय के साथ साथ बढ़ती गई। उसकी वजह से आज हम लगातार जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं जी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी, उससे भी निकलकर हम जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी ने हालांकि अभी 2 दिन पहले शायद दोबारा फिर डेड इकोनॉमी कहा है। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो फाइनली डिलीवर करने लगा है। मुझे रघुराम राजन का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, आपने भी उनका नाम लिया, एक्स आरबीआई गवर्नर। उन्होंने कहा था मोबाइल फोन बनाते नहीं है, मोबाइल फोन असेंबल करते हैं। वो बात
कुछ हद तक सही थी, लेकिन वो ये नहीं बताया उन्होंने उस वक्त उन्होंने दुनिया को कि कोई किसी भी जगह पर पहले असेंबली लाइन से ही शुरू होता है, फिर प्रोडक्शन की तरफ चाइना ने भी आगे ये शुरू बढ़ता है। किया। और उसमें हमने बहुत धीरे वैल्यू ऐड धीरे कर दिया है। दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में बनने लगा है। फ़ोन बनने लगे हैं, हमारे यहाँ कंजम्पशन जितना ज़्यादा है, चाइना भी यदि करता है तो वहाँ पहले होता है कि उसको नकली बनाता है फिर वो बेचता है। हमने ओरिजिनल, हमने ज़्यादा ये इसको प्रमोट नहीं किया कि हाँ ये नकली भी खरीदिए असली खरीदिए। आप यदि चाइना गए, जो भी मैं तो गया हूँ देखा, तो आपको कहेगा यही जो है, वो कहेगा ये वहाँ वाला है, एक हमारा वाला है, आप समझ लीजिए। भारत ने इस तरह के फ्रॉड नहीं किए, और जिस ढंग से लोगों को अट्रैक्ट किया, मैं यह कहूँ जो आप कह रहे हैं ट्रम्प का जवाब नहीं, पहले से मोदी के बारे में यदि जो समझ उनका बैकग्राउंड देखें आप, तो वो वो असल में इसलिए नहीं कि आज ट्रम्प क्या करने वाला है, कल कोई दूसरा आता वो भी किस तरह कर सकता है। ब्रिटेन आप देखिए, ब्रिटिश के साथ भी कितने साल से चल रहा था, जाकर के सबसे पहले उनके साथ एग्रीमेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन अब जब आया है। तो आई थिंक कि ये कहना कि खाली ट्रम्प के जवाब में एक जनरल है कि साहब अभी ऐसा हुआ, आज बारिश होगी तब छाता ले आए। मेरा कहना है कि जैसे मेरे साथ में 24 घंटे मतलब पूरे 12 महीने में अपनी गाड़ी के पीछे छाता रखता हूँ। कभी बारिश से क्या जरूरी है कि बारिश कब होगी। सो सेम थिंग, मोदी का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रहती है, देखिए, बल्कि आप यदि वाइब्रेंट गुजरात में आप भी गए होंगे, तब भी अमेरिकन उस समय में लोग आने लगे थे जब सारी दुनिया कुछ कहती थी, कुछ भी कह रही हो, तब भी वाइब्रेंट गुजरात में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर में नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, मतलब आया है, कोई भी रिकॉर्ड में देख सकता है। सो ही वॉज स्टडिंग, और दूसरा वेन ही वॉज इन ऑर्गेनाइजेशन, तब भी वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को स्टडी किए हुए थे, ये लोग नहीं जानते हैं। 1 महीने के लीडरशिप प्रोग्राम में भी उनको बुलाया गया था, वेन ही वॉज ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहना कि ट्रम्प को देख करके वो ट्रम्प तो अभी वो धंधा ही करता रहा ना, ही इज लाइक ए प्रॉपर डीलर ट्रम्प ने सर उसको प्रेसिपिटेट तो किया ही नहीं, नुकसान जो डैमेज किया ना, तो उसको यदि इन्होंने देखिए, इन्होंने कहाँ ज़्यादा जवाब दिए। वो बार बार कुछ भी कह रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ये कहना है कि यदि आपने अपने को लगातार अपनी कंट्री को मजबूत करने के जो तरीके अपनाए, अब हमने नहीं कहा ना, अभी भी हम वो कुछ भी कहता रहे समझौता हमने कराया, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ, मर्केल के साथ, जो अभी जो ताज़ी बात करें, ये जो यूरोपियन प्रेसिडेंट है, ये मर्केल के उसमें भी मिनिस्टर रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी बाद में रही है। तो उस दृष्टि से इनके साथ भी एक हमारे जयशंकर कहें या प्राइम मिनिस्टर भी, जो मर्केल के साथ बहुत अच्छा हमारा था जी, जर्मन, और ये तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। यूरोपियन यूनियन ने एक्सेप्टेबल, वो तो जिस तरह से एक्सेप्टेबल हैं, वो चांसलर हो सकती थी, इतना वाइड एक्सपीरियंस है उनका, मतलब एक तरह से वहाँ की बहुत पॉपुलर जर्मनी की लीडर हो गई और ब्रसेल्स की पैदा हुई है। तो ऐसे लीडर के साथ भी कैसे डील हो, स्लोली किया। यूरोपियन यूनियन से बातचीत काफ़ी होती है, अमेरिकन प्रेशर में रहता था यूरोपियन यूनियन, आज उसको इंडिया, जो आपने शुरू में फिगर्स बताए हैं, इसलिए इकोनॉमिस्ट जो एंटी इंडिया काफ़ी कुछ होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ना, वो तो गोदी मीडिया नहीं है। हो सकता है गोदी मीडिया एक वाक्य में ऐसा है कि भारत ने जो किया वो ट्रंप के दबाव में नहीं, यूरोपियन यूनियन ने जो किया वो ट्रंप के दबाव में। ये ट्रेड डील, बिल्कुल ट्रेड डील, बिल्कुल। जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनके बयान से आप समझिए कि ट्रंप को उम्मीद थी कि जब भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो यूरोप हमारा साथ देगा, तो दबाव ज्यादा बढ़ेगा जी, भारत फिर जो है उन्होंने कहा ये कि लेकिन क्योंकि यूरोप को हमारे साथ ट्रेड डील करनी थी इंडिया के साथ, इसलिए उन्होंने उस टैरिफ में उनका जो है वो साथ नहीं दिया। अजीत जी, जो नुकसान हमें अमेरिका के टैरिफ से हुआ, क्या वो इससे पूरा इससे ऑफसेट हो जाएगा? ये अगर उर्सुला वॉन डेर इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही हैं, तो ये उनके लिए मदर ऑफ ऑल डील्स है या हमारे लिए भी है? नहीं, देखिए, अभी ट्रंप की पॉलिसी जो जिस तरह की भी रही है, उन्होंने यूरोप को भी कम परेशान नहीं किया है, उनकी भी मजबूरी थी, यूरोप की भी। हम लोगों का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ भी है जी, और उनके हम लोग साथ भी ट्रेड सरप्लस यूरोपीय यूनियन के साथ भी है, और बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अमेरिका को एकदम डिफाई कर दिया। इसको अगर इस तरह से आप देखें, डिप्लोमेसी की तरह से देखिए, जो जिस तरह की डिप्लोमेसी हुई, हम लोगों ने बहुत चेस्ट थंपिंग नहीं की, बहुत शोर नहीं किया। डिप्लोमेसी में नहीं होता है, ट्रंप की अपनी पॉलिसी है, ट्रंप करते हैं, हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद तो कर दिया ना? नहीं, बंद नहीं किया, पूरा बंद 14% सिर्फ कम किया। हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए, हम लोग एक नंबर पर थे, वो भी 2 कंपनियों पे उनके सैंक्शन लग गया है, इसलिए हाँ, वही कह रहे हैं। तो हम लोगों ने कम, मतलब आज तीसरे नंबर पर आ गए। हम लोग 1 नंबर कंट्री थे जो रूस से तेल खरीद और हम सबसे बॉटम में भी थे, और हम 3 नंबर पर अब आ गए। यूक्रेन के युद्ध से पहले बॉटम पर भी हम थे, लोग नहीं 1% खरीदते थे तब, लेकिन उसके पहले एक ईरान का रास्ता था, ईरान पर पाबंदी लगी तो वहां से हम लोगों ने खरीदना कम कर दिया।
वहां से जैसे- तो बंदी कर दिया सर। हाँ, तो हम उनके लोगों ऑयल ने- पर सैंक्शन लगा, तो हम रूस के लोगों ने ऑयल बंद पर कर दिया। सैंक्शन नहीं था। तो फिर हम लोग को रूस का रास्ता खुल गया, हम लोग रूस से खरीदने लगे। अब वहाँ पाबंदी लग गई तो हम लोगों ने वहाँ भी कम कर दिया। हम लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया, बहुत उस पर लाउड माउथ है, उस तरह से होकर के हम लोगों ने जवाब नहीं दिया कि हम नहीं बंद करेंगे, या हम सिर्फ इतना कहते रहे कि हम अपने इंटरेस्ट में जहाँ से ज़रूरत होगी खरीदेंगे, जहाँ से नहीं होगा हम अपने इंटरेस्ट में खरीदेंगे या बंद करेंगे। तो हम लोगों ने कम कर दिया। अब जो स्कॉट बेसेंट का नया जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यही कहा ना कि अब हम 25% जो जुर्माने वाला टैरिफ है वो हम हटा सकते हैं, बोला। क्योंकि अब भारत ने तेल खरीदना काफ़ी कम कर दिया है। तो ये हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि एकदम हम कन्फ्रंट कर रहे थे, हम लड़ नहीं रहे थे। हमारी अमेरिका, approach हम लोग ट्रेड pragmatic डील थी। बहुत प्रैग्मेटिक थी। हम लोग ट्रेड डील पर लगातार बात भी कर रहे हैं। हमारी टीम अमेरिका गई, अमेरिका की टीम यहाँ आई। अभी हम लोगों ने देखा कि मार्को रूबियो के साथ बातचीत की जयशंकर ने, और अभी एक तीन वहाँ जो दोनों पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की टीम आई हुई है, तीन सांसद आए हुए, उनके साथ अपने जो सर्जियो गोर के साथ बैठ करके भारत ने बात की अभी। तो ट्रेड डील पर हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई कि हमारा मल्टी अलाइनमेंट होगा, हम किसी एक, पहले हम लोग नाम का विरोध करते थे, एक तरह से उसी पॉलिसी को हम लोगों ने चेंज किया कि मल्टी अलाइनमेंट होगा, हमारा अमेरिका के साथ भी होगा, हमारा चाइना के साथ भी होगा, रूस के, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हम अपने लोगों के इंटरेस्ट में करेंगे। तो उस इंटरेस्ट से गाइडेड जब पॉलिसी होती है तो उसका लाभ मिलता है, और सारे देश इसका सम्मान भी करते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट से गाइड हो रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेगमेटिक अप्रोच, अगर हम लाउड माउथ होकर जवाब देते। आपने उनकी दालों पे टैरिफ लगाया 30%, दुनिया में गाना नहीं गाया कि हमने ट्रम्प को जवाब दे दिया। हाँ, तो वो नहीं करना था। उनके दो सेनेटर चिट्ठी लिख रहे हैं ट्रम्प को कि मोदी से बात कीजिए, बात करिए। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, अच्छा, अमेरिका में चीज़ें महंगी होने लगी। जब 50% टैरिफ हो गया तो हमारे यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं वो अमेरिका में महंगी होने लगी। हालांकि उसका ज़्यादा शिकार भारतीय लोगों को ही होना पड़ा, क्योंकि वही ज़्यादा बड़े कंज्यूमर हैं जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाते हैं। इसके बाद उसका दबाव हुआ वहाँ उनके ऊपर। तो अब वो भी कह रहे हैं, अभी जब दावोस में उनके ऊपर दबाव बढ़ा, जब यूरोपीय यूनियन ने, जब उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहे हैं, तो ट्रंप को सुनिए, ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा ना कि हम बहुत अच्छी डील करेंगे, मोदी बहुत अच्छे आदमी है, भारत बहुत दावोस में बोला, दावोस में कहा उन्होंने। और दावोस में जो ट्रंप के साथ हुआ, अब आप सोचिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जो उनकी बेइज्जती उसने गुरुवार को यूरोपीय यूनियन ने की, उन्होंने जैसे, ये आई नहीं, चूंकि इसके वीडियो नहीं बन रहे थे, नहीं तो जो उन्होंने जब पहला ग्रीनलैंड की बात कही कि ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे या ग्रीनलैंड हमारा हो जाएगा, तो सामने बैठे हुए डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने अपने जैसे आप कागज लिए हुए तमाम कागज समेटे और उठकर खड़े हो गए और अपनी पीठ दिखाते हुए वहां से निकल गए। उसके बाद मैक्रो उठे, उसके बाद ओलफ शुल्ज उठे, उसके बाद तमाम अगली लाइन खड़ी हो गई, तो उठ के चले गए लोग। सर वो वही अंतर देखिए, जो कि कैसे जवाब देना है, और हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ट्रंप दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जरूरी नहीं कि आप दिन में 2 बार अगर जवाब आप देंगे। 2 बार जवाब यहाँ देंगे भी ट्रैप में यहाँ फंस राहुल- जाएंगे। फ्रांस ने किया, फ्रांस का उनकी भी अति हो गई। हाँ। फ्रांस ने उल्टा जवाब देना शुरू किया, यूके ने जवाब दिया। अभी देखें आप कनाडा वालों के साथ, अब कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, कनाडा को समझ में आया कि मैं 70% एक्सपोर्ट इस कंट्री को करता हूं, मैं इतना डिपेंडेंट हूं और ये आदमी इतना अनरिलायबल है। अब उनको जो है दुनिया के बाहर अब वो बोल रहे हैं, वो भारत वाला नारा, बाय कैनेडियन, मेक इन कनाडा एंड बाय कैनेडियन। ये मार्क कार्नी ने अभी कल ही ट्रम्प को स्पीच तो दी है उन्होंने। डिफेंस डील, और दूसरा हमारा नुकसान यदि कहीं है तो टेक्सटाइल में हमारी थोड़ा समस्या आ रही है, जो हम इसके लिए लेकिन दूसरा अभी जो मार्केट, ये सर ये जो डील है ना, अच्छा आपने अच्छा इस पॉइंट डील याद से, दिला दिया। इसलिए टेक्सटाइल में हमें यूरोपियन डील से एक्चुअली वो एग्जैक्टली वो सेक्टर्स जो इफेक्ट हुए अमेरिका के टैरिफ से, वो कुछ ऑफसेट इस डील से यूरोप के साथ होंगे। इसमें भी यहां भी स्मार्टफोन्स, कपड़े, आप जो टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, कपड़े, जूते, टायर, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, रिफाइंड फ्यूल और डायमंड्स, यही तो था ना हमारा मुख्य अमेरिका के साथ। मैंने कहा आपको ध्यान दिलाया कि वो वो कर रहा था, वो कर रहा था, हम यहाँ कंपनसेट, वो सब यहाँ कॉम्पनसेट हो रहा और है। हमने उनको भी छूट दे दी। डील कैसी होती है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। एक तो यूरोपीय यूनियन के साथ है कि जब डील यहाँ से हो करके जाएगी तो हर 27 कंट्रीज से उसको रेटिफाई करना होगा, हर 27 कंट्री की पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेगी, उसके बाद वो लागू होगा। और बाकी उन कंट्रीज के बहुत सारे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट यूरोप तो 28 पार्लियामेंट से होना है। सबकी हालत लेकिन ऐसी जैसे है, हम लोग के सामने कल डील्स के पॉइंट्स आ जाएंगे सामने। जैसे अभी क्या है कि टेक्सटाइल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाता है, वियतनाम से जाता है, वो 0% टैरिफ पर जाता है, और हमारे यहाँ से जो जाता है यूरोपीय यूनियन पर, उस पर 11% टैक्स लगता है। अगर ये टैरिफ 0 हो जाता है, जो हमारे यहाँ से भी टेक्सटाइल जाता है पाकिस्तान, वियतनाम, इस डील में है, इस डील में है बहुत सारा, तो हमारे लिए बहुत ही बड़े फायदे की बात है। हमारे यहाँ से टॉयज जाते हैं, स्पोर्ट्स के सामान जाते हैं, हमारे यहाँ से मरीन प्रोडक्ट्स जाते हैं, इन सब अगर टैक्स 0 होता है। फिर भी देखिए, अंग्रेजों की जो भारत के प्रति उनका जो रवैया रहा है, मतलब लुक डाउन अपॉन करना, हीन दृष्टि से देखना, ये शुरुआत से रहा है उन लोगों का हमारे साथ। भारत के ग्रोथ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया।
ये तो हमारी ट्रेजेक्ट्री अब पिछले कम से कम भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से लगातार भारत की ट्रेजेक्ट्री, अब उस बात को 35-36 साल हो गए उस बात को, लेकिन कभी इसको एक्नॉलेज नहीं किया। आज भी देखिए टाइटल, आर्टिकल का टाइटल है द असेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कहां जा रही है, और पहली लाइन इंडिया हैज सेल्डम बीन अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक चेयर, और फिर है द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज नोटोरियस। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, भारत के साथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जरूर जोड़ते हैं वो, फिर आगे उनको लेकिन बताना पड़ रहा है कि भाई इस बार भारत जो है 7.5% से ग्रो करेगा। इकोनॉमी का एक समय डंका बजता था, अगर अंग्रेजों ने, मुगलों ने लूटा नहीं होता तो हम उस समय भी दुनिया में सबसे आगे थे। 25% इकोनॉमी हम, हाँ, इकोनॉमी मतलब ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से होता था। तो इसलिए जो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये प्रोफेसर राजकृष्णा ने ये टर्म दी थी, हमारा ही दिया हुआ है। हाँ, हमारा ही दिया हुआ। दरअसल वो एक माइंडसेट अपने यहाँ भी तो है जो हिंदू को नीचे करके दिखाना चाहता है कि मतलब जो भी हिंदू से जुड़ा हुआ है वो घटिया है, खराब है। तो इकोनॉमी को खराब बताना है तो कहो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अरे भाई, तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम जो है, जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई है उसकी वजह से समस्या हो रही है, उस पर ध्यान देने की बजाय आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह के कि ये मतलब हिंदू हैं तो यही होगा, इससे ज्यादा तो हम ग्रो कर ही नहीं सकते। उनकी स्पीच सुन रहा था, सिंगापुर के जो जिनको वो माना जाता है फादर ऑफ सिंगापुर, ली क्वान, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी स्पीच बहुत प्रभावशाली आदमी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग आदमी, वो तो आपको सब कुछ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनका मैं सुन रहा था स्पीच पुरानी, अब तो वो नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी, जब भारत आज़ाद हुआ तो हम सब नेहरू के फैन थे, दुनिया नेहरू की फैन थी। वो एक आज़ादी के बाद एक आइकॉन जो कह रहा था कि ना मैं इस कैंप में रहूंगा, ना मैं उस कैंप में रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाऊंगा। लेकिन जब हमने कुछ सालों बाद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी देखी तो फिर हमने उनको फॉलो करना बंद कर दिया। तो वो बता रहे हैं कि 40 साल तक भारत ने एक ही गाड़ी बनाई हिंदुस्तान में। भाई लिबरलाइजेशन जो है कहाँ उनके समय में एक हुआ ही ना। गाड़ी बनाई है और उसका भी प्रोडक्शन कम रखा कि ब्लैक में बिके। मतलब ये भी नहीं किया कि सबको उपलब्ध हो, एक ही स्कूटर बनाया वो भी ब्लैक में बेचा। तो इसलिए जो है, और जेआरडी टाटा का एक इंटरव्यू, मतलब वीडियो इंटरव्यू है, वो देखा मैंने, कन्वर्सेशन, हाँ, वो सभी ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा, खूब चल रहा है आजकल, कि जब भी प्रॉफिट की बात करते थे नेहरू उठ के खिड़की से बाहर देखने लगते थे, कहते थे प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। जब देश के प्रधानमंत्री की ये सोच हो तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर कैसे फलेगा फूलेगा। आप 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उठाकर देख लीजिए, जो 1991 में हमने किया, उससे आगे की बात थी उसमें। अगर उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया होता तो भारत की आर्थिक तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन नेहरू पर, उसके बाद इंदिरा गांधी पर भी सोवियत संघ का भूत सवार था। सोशलिस्ट इकोनॉमी, लाइसेंस राज, कोटा राज। उस चक्कर में क्या हुआ कि अगर आप 95% इनकम टैक्स लगाएंगे तो कौन ईमानदारी से पैसा कमाएगा। बेईमानी करना तो सिखाया सिस्टम ने कि 100 रुपया कमा के 95 रुपया टैक्स कौन देगा। और गजब की बात यह कि लिबरलाइजेशन करने वाले पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न बीजेपी की सरकार देती है। देखिए ब्रिटिश, मैं इस पर जोड़ दूं, ब्रिटिश वाले जहाँ पर पढ़ाई करने हमारे नेहरू से लेकर और भी जो लोग गए, आप देखिए मार्क्सिज्म वहाँ से बेचा। ब्रिटिश खुद नहीं उस समय मार्क्सिस्ट था, लेकिन मार्क्सवाद के जितने इनके मैनन और जितने सलाहकार थे, जो आपने कहा नेहरू के साथ भी जितने, आप देखिए आखिर तक इंदिरा गांधी तक जो डोमिनेशन रहा, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट का आप पढ़िए किताबें, तो उसमें आता है कि बिकॉज दे वर डोमिनेटिंग द केसेस सिस्टम पर ही बैठे हुए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में। तो वहाँ पर जो पढ़ाई की गई ज़्यादातर मार्क्सवादी हिसाब से, तो उसको बिल्कुल कहीं छोड़ा ही नहीं गया। ये सब जो बदला है, जो आपने ठीक कहा कि नरसिम्हा राव भी इतना पुराने आदमी थे, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भारत को कैसे आगे बढ़ना है। और उसके पहले जनता पार्टी आई, मोरारजी के समय में भी थोड़ा सा तो कुछ शुरू किया था ना, इजराइल के साथ भी हमने शुरू किया। लेकिन बेसिकली ये है कि अब जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसा कहीं है ही नहीं जो पहले जैसा था। पूरा मार्केट खोला गया है, बल्कि ब्रिटिश आज भी कई चीज़ों में हमसे ज़्यादा खराब स्थिति में रहता है। नहीं सर, लेकिन अच्छा आपने फिर क्यों दे दिया मेरे को। हमने पूरा मार्केट हम नहीं खोल रहे हैं सर। जैसे आज भी आप लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाए और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं कर पाए। कोशिश की, दोनों प्रयास किए सरकार ने, दोनों कानून जो है सरकार को वापस लेने पड़े, और वो बहुत बड़े रिफॉर्म होंगे जब भी वो होंगे। तभी तो आपको ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी के लिए देनी पड़ती है ना। हम कम से कम एग्रीकल्चर कानून लागू नहीं होते। देखिए फिर भी हमने, अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला है, या यहाँ भी हॉलैंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ब्रिटेन को भी वही देता है। देखिए
हमने इसमें भी एग्रीकल्चर को अपने को बचा के रखा है। सर मैं वही बात कह रहा हूँ, हमें बचाना, हमारी डेमोक्रेसी का हमें बचाना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि वो सेक्टर कमजोर है हमारा, और हमारी ज्यादातर मैन पावर उसके अंदर यूज हो रही है, एग्रीकल्चर में, डेयरी में यूज हो रही है। मैं कह रहा हूँ वो रिफॉर्म्स अगर उस सेक्टर में भी हों तो आप फिर सही मायनों में कोई फ्री ट्रेड डील कर पाए ना। आप वो यूरोप के साथ भी नहीं किया ना आपने, डेयरी को अलग कर दिया, एग्रीकल्चर को अलग कर दिया, अमेरिका के साथ भी इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ में सहमत नहीं हूँ। आप डेयरी वहां से क्यों आने देंगे? हम वैसे भी देखा जाए हमारा जितना बड़ा कंट्री है, हम उस पर चाहे रिफॉर्म न भी हो तब भी हम उनको तो नहीं आने देंगे। नहीं, सर, नहीं, ये बात जो कह रहे हैं, पीएम ने जो एक वाक्य बोला है कि चलता है वाला सिस्टम नहीं चलेगा, हमको सबसे बेहतर होना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वहां से क्यों आएगा, यहां से जाएगा। आप प्रोटेक्ट उसी को करेंगे ना जो जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जो कमजोर होगा। तीन बातें समझिए। एक तो क्या, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे हम लोगों के यहाँ जिस दिन नरसिंह राव ने किया तो उस दिन हमारा कोई भी सेक्टर, कौन सा सेक्टर ग्लोबली कम्पीट करने के लिए तैयार था? कोई नहीं था, कोई नहीं था ना। इसके लिए बड़ी आलोचना हुई, सब लोग सड़कों पर उतरे, गैट का विरोध, डंकल वापस जाओ, ये तमाम चीजें हुई, खोल सब बेच दिया और डर गए हम लोगों के यहाँ। हमारे 5 सबसे बड़े जो कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड था वो बेच के चला गया। लेकिन उस समय भी तैयार नहीं था, लेकिन समय के साथ उसका फायदा दिखा ना हम लोगों को। और सेम डे जिस दिन उन्होंने अपना बजट पढ़ा नरसिंह राव ने, इसने मनमोहन सिंह ने, उसी दिन नरसिंह राव ने उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी, उसी सदन में खड़े होकर के इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने बताई, सब चीज बदल के रख दिया। तो अब एक हम लोग का कंस्ट्रेंट है एग्रीकल्चर के मामले में, जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे यहाँ लैंड्स इतने कम हैं, एवरेज लैंड होल्डिंग इतनी कम है कि हम मास प्रोडक्शन किसी चीज़ का नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब ग्लोबल मार्केट से compete करने जाएंगे तो हमारे यहाँ समस्या आएगी उसकी। हम लोग इसीलिए अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेयरी को भी और एग्रीकल्चर के तमाम ऑर्गेनिक फूड हमारे यहाँ नहीं है ना। ऑर्गेनिक फूड तो नहीं है, दुनिया भर के कई देश हैं, यूरोपियन कंट्री ही कई ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने यहाँ नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो पेस्टिसाइड की मात्रा डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ बासमती चावल जाता है, यूरोप के कई देश उसको नहीं लेते हैं, कहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। तो हम लोग अपनी जरूरत के लिए भी, अपनी 40-50% आबादी उस पर डिपेंडेंट है, उसके लिए भी हम लोग उसमें प्रोटेक्शन अपना एक अपनाते हैं। लेकिन क्या लैंड और एग्री रिफॉर्म्स का समय आ गया है? मैं पूछ रहा हूं। देखिए वो होना चाहिए, समय निकल गया है, तो कह रहे हैं। कोई भी रिफॉर्म समय पहले था। हाँ, कोई भी रिफॉर्म हो वो सबकी सहमति के साथ होना चाहिए। एक तो सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने को अपने सीमाओं को समझ करके रिफॉर्म होना चाहिए। एक तो ये उसका ठीक है, वो रिफॉर्म हो जाए तो उससे हम लोग ऐसा नहीं होगा जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि हम लोग खोल देंगे, इतने लैंड है, इतनी जमीनें हैं अमेरिका के पास, इस मास लेवल पर वो प्रोडक्शन करता है, हम लोग कहाँ करेंगे भाई? सारे यही पंजाब की पार्टियां जितनी सब कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी, उसके बाद से रो परेशान हो गए, रो के समझाने के कि पानी पीने वाली फसल मत उगाओ, पानी नहीं है, जमीन में पानी नहीं है। भाई तो फिर हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये हुआ कि भाई किसान ही कोऑपरेटिव बना लें। भाई हमारे पास आधा एकड़ है, इनके पास 2 एकड़ है, आपके पास 2.5 एकड़ है, आलोक जी के पास 3 एकड़ है, अगर मिल जाए तो कितने एकड़ हो जाता है? आप मानते हैं ये नरेंद्र मोदी की रिफॉर्म्स की बकेट लिस्ट में है? एग्री हाँ, और कई स्टेट्स में लागू है। शरद पवार ने अपने यहाँ लागू किया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लागू किया, जो राज्य सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। लेकिन राज्यों में अभी भी इवन जैसे आपने किसान कानून विड्रॉ हो गया, अभी भी आप यदि पता लगाएंगे, आईटीसी में नाम ले जाए, आईटीसी है या कई और कंपनियां खरीद रही है किसान से डायरेक्ट। अब आप बगैर कानून बदले बिना भी, जिसको चाहे मेरे फसल, मैंने कल भी बोलता हूँ, जहाँ फसल हो रही थी वहाँ घर से कोई आकर कहता है मैं आपका टमाटर लेना चाहता हूँ इतना, मैं आपका ये लेना चाहता हूँ, तो ले लेगा ना। कानून ने कानून। इवन लीची का, सुनील मित्तल एयरटेल वाले थे उस जमाने में, लीची तब आज से 15 साल पहले लीची उन्होंने ठेके ले लिए थे वहाँ पर, ये कानून नहीं भी आया तब भी। तो इसलिए ये कहना ये खाली ठीक है कि चूँकि सरकार को एक ऐसी स्थिति आ गई, इस एक जरूर आप मानेंगे, दुनिया का कोई मुल्क में इस तरह का अपोजिशन डेमोक्रेसी में नहीं है जो हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में वर्स्ट इस समय है। देखिए अपोजिशन पहले भी था, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जॉर्ज फर्नांडिस को आप देखें, लेफ्टिस्ट पार्टीज को देखिए, कुछ चीज़ों में नेशनल इंटरेस्ट में आकर के थोड़ा सा एक कंडरस्टैंडिंग होती थी। इस समय मोदी के लिए बाहर से भी ज़्यादा दुश्मन तो घर में बैठे हैं उस तरह के कामों के लिए। कुछ भी हो तो एक पब्लिक में पोस्टर, जो आपने कहा ना, किसान आंदोलन में दलाल वाले ज़्यादा थे ना, किसान आंदोलन में कोई पॉलिटिकल ऐसा आंदोलन था? हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से को छोड़ के कौन था उस आंदोलन में? देश के किस राज्य के किसान आए? तो उसका नैरेटिव खड़ा किया गया। वो इंडिया को बढ़ने से रोकने का नैरेटिव था, जिसमें ये लोग शिकार हुए, इस्तेमाल हुए। वरना आप देखिए कि जो बात उस कानून में जो बातें कही गई थी, ठीक वही बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने
इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, और उस समय मुकर गई कांग्रेस पार्टी। मतलब आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बात कह रहे हैं वो सरकार जब लागू कर रही है ठीक है तो सर। आप कह रहे हैं कि ये देश के खिलाफ है। अब सर ये 7.5% की ग्रोथ जो इसको अब दुनिया को सराहना पड़ रहा है, कुछ लोगों को दिलमार की भी सराहना पड़ रहा है, ये आप ये पिछले साल की रिफॉर्म्स की गति से आया हुआ ये गति मानते हैं, या ये वन ऑफ चीज है, ये सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल है। अगले साल का भी प्रेडिक्शन आ गया है। आईएमएफ ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि अगले साल 6.5% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इस साल 7.4 है, अगले साल 6.5 है। ये कंटिन्यू करेगा। इसका कारण ये है कि हम लोगों की इकोनॉमी जो है, जीडीपी हम लोग का कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में 150 करोड़ आदमी अगर 3 टाइम खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, तो इकोनॉमी चलेगी। तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट हम लोग का कम नहीं होगा, ये ग्रोथ होगा। हम लोगों को अब इसके आगे जाना है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से हम लोग को प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी बनना है। विनिर्माण, अब विनिर्माण जो है उस सेक्टर में, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है। अभी जब ये कल एग्रीमेंट होगा, हम लोग जब देखेंगे, अब इसके पॉइंट्स आएंगे। अभी भी आप देखिए, हम लोग अभी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स। यूरोप कैपिटल गुड हमको इंपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को इंपोर्ट करता है। चाइना कैपिटल गुड इंपोर्ट करता है। तो वो उस सेक्टर में हम लोग को जाना है। और तब जो है क्वालिटी ग्रोथ होगी, और उस क्वालिटी ग्रोथ से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आनी शुरू होगी। हमको अब इस दिशा में बढ़ना है। देखिए, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, अभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसी ग्रोथ से चलते रहेंगे तो बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। स्टार्टअप और छोटी जो इंडस्ट्रीज को बढ़ रहा है, चाइना ने इसी तरह प्रोग्रेस किया ना। चाइना के छोटे छोटे जो है, अब हम डिस्ट्रिक्ट जो लेवल कर इंडस्ट्रियलाइजेशन किए। ये भी डावोस में सुनील भारती मित्तल जी का शायद स्टेटमेंट था कि इतनी बड़ी आबादी आप 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन से नहीं कर सस्टेन रहे कर सकते हैं। हैं। आपको, आपका लक्ष्य हर हाल में 20 ट्रिलियन प्लस ट्रिलियन। बिल्कुल, जो आज चाइना की स्थिति है, चाइना $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम और वो लेकिन उसके पिटफॉल्स भी हैं चाइना का। ये भी देख, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का हब तो बन गए, पूरी दुनिया की फैक्ट्री तो बन गए। अब क्या करें? कितने हाईवे बनाएंगे, कितने एक्सप्रेसवे बनाएंगे? तो वो इक्विपमेंट का क्या करें? मतलब उसकी ग्रोथ की भी एक सीमा है ना। तो हमको उससे ये सीखना है कि भाई एक अनुपात में चलना है। चाइना ने ये सब बना तो लिया, अब उनके यहाँ लेबर महंगा हो गया, लेबर, और उनकी आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है, आबादी कम हो रही है बहुत तेजी से। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इस मामले में तो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं, लेकिन हमारी आबादी भी कम हो रही है, लेकिन उस गति से नहीं कम हो रही है। जितने आपने बताया, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जितनी चीजों के आपने नाम लिए, सब लेबर इंटेंसिव है। सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जिसमें लेबर बहुत लगती है जी। तो हम लोग वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस दुनिया के देशों। एक बड़ी डील तो हो गई, मतलब इससे पहले भी हुई है नॉर्थ देशों के साथ, लेकिन ये बहुत बड़ी डील है। उम्मीद कीजिए कल बहुत अच्छी खबर आए और डिटेल आएगी तो उस पर और हम बात करेंगे। और आज बात रही अमेरिका के साथ में, 2 हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप के साथ आपने बात बना ली, अमेरिका के साथ अब तो ये भी पता लग रहा है बात बिगड़ी किसकी वजह से हुई है, लेकिन झुकना होता तो अब तक ट्रेड डील वो भी हो गई होती। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी शर्तें जो है नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि नए साल में जल्दी वो खबर भी आ जाएगी और ये टैरिफ का झंझट भी खत्म होगा। सर, प्रोग्राम में आज इतना ही समय। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत शुक्रिया।